काफिर हूँ सरफिरा हूँ, कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ मुझे मार दीजिए। कि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन तो दो, हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। यही तो नेता आगे कहते हैं हम आपके जीवन को बेहतर कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। जब हम सवाल करें तो कहो कि दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों की बी टीम है, एंटी नेशनल है। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। कई बार कुछ आंदोलन ऐसे चेहरों से रूबरू करा देते हैं जिनको सुनने का दिल बार बार करता है। ऐसा ही एक शख्स जिसने जब संविधान के प्रियम्बल को पढ़ा तो वो आवाज़ लाखों दिलों तक पहुंची, जिसने ये साबित कर दिया कि आवाज़ को पहचान की ज़रूरत नहीं होती, आवाज़ को ज़रूरत होती है बेबाकी की, जो कि बिना खौफ के लाखों लोगों तक पहुंच सके। जब उनकी वीडियो वायरल हुई तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये शख्स है कौन, ये इतनी बेहतरीन बातें कैसे कर रहा है। आइए उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेपर लीक आंदोलन से निकले मोहम्मद इरफान। बहुत बहुत इस्तकबाल है मोहम्मद इरफान आपका सलाम टीवी पर। आपके वीडियोस बहुत वायरल हैं, आप जो कह रहे हैं लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि मोहम्मद इरफान कौन है और आखिर ऐसे क्या जज्बात थे आपके जो इस तरह बेबाकी से उभर रहे हैं। इतना बेखौफ, इतनी बेबाकी कहाँ से आई? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को दिल की गहराइयों से मैं खुदा उनकी ज़िंदगी में हर दुख परेशानी से उन्हें दूर रखे और खुशियाँ भरे हैं, और आपके प्यार के लिए अल्लाह की बारगाह में मैं कर्जदार रहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, जैसे आपने बताया। मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में आता हूँ। भारत की एक मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ से भारत को देखिए। अपनी एक पीड़ा है, अपने सवाल हैं, कुछ सवाल हैं जो मैं पूछता हूँ सरकारों से। और मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में 19,000 से ज़्यादा लोगों पे यूएपीए लगा है, कुछ लोगों पे एनएस, बहुत बड़ी संख्या में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएस से लगा है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं तो समझिए कि कोई लोकतंत्र में अभी गुंजाइश बाकी है। लोग बोले ही नहीं, हम चुप हैं, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं है। कि लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि लोग अपनी असहमति आपके सामने, दुनिया के सामने, सरकार के सामने समक्ष रख सकें, कहें कि जी आप द्वारा ये चीज़, ये अन्याय ठीक नहीं है। और मैं पिछले 15 सालों का सफ़र है। मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक स्लम बस्ती में जन्मा था 1992 में, और स्कूल का कोई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और ज़िंदगी आगे बढ़ते चली गई। 2006 के छठे महीने में एक दिन ऐसा भी आया जो घर उजड़ गया। फिर हम नई जगह, हमें पुनर्वास किया गया, हम नई जगह बसे। और घर उजड़ जाना, फिर नई जगह अपने आप को बसाना इतना आसान नहीं होता। पक्षी हो या पशु हो, इंसान हो, नया आशियाना बनाया, नई जगह रहना इतना आसान नहीं होता। अब 20 साल हो गए वहाँ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक सा हो गया। इतना ठीक हो गया कि भरपेट रोटी खा लेते हैं। आपके एक वीडियो में हमने देखा कि आप बात कर रहे थे कि लोकतंत्र की आपने बात की, डेमोक्रेसी की आपने बात की, कि संवाद होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आज के भारत में संवाद की कमी है? उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? जिस तरीके से मैं आपके सामने, जो इरफान आपके कैमरे पे जो बैठा है, वो जन संघर्षों से जुड़ा हुआ है। उसकी एक बहुत पुरानी, ये जो इरफान आपको दिख रहा है बेबाकी से बोलता हुआ, ये एक आंदोलनकारी है, पीछे सभी आंदोलनों में रहा है। अन्ना आंदोलन से लेकर CNRC, नागरिक धरने प्रदर्शनों में मैं शामिल रहा हूँ। तो सरकार का एक पैटर्न है कि सरकार, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, हिंसा की कोई जगह नहीं और हिंसात्मक शब्दों की भी कोई जगह नहीं। 19 में इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया कि इन्हें कपड़े से पहचान लीजिए। हमने बचपन से सुना है कि कपड़ा नंगे बदन को ढकने के काम आता है, ना कि ये नेशन और रिलीजन की पहचान है। लेकिन आपने छोटी मानसिकता दिखाते हुए ये बात करी। ये ऐसे शब्द ही समाज में हिंसा को बढ़ावा देते हैं। और हम गांधीवादी लोग हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम संवैधानिक मूल्यों में रह के अपनी बातों को रखते हैं। सारी चीज़ें और प्रोटेस्ट जो करते हैं हमारे अपने अधिकारों के अधीन हम करते हैं। भारतीय संविधान तथा अनुच्छेद 19 के तहत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। उस अधिकार के तहत हम गांधीवादी तरीके से सड़कों पर अपनी बात रखते हैं और रखते रहते हैं। फिर सरकार किसान आंदोलन हुआ, सरकार पूरी तरीके से किसानों को खालिस्तानी बताने में लग गई और तमाम छल कपट और प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल किया। आखिर में हुआ क्या?
1.5 साल के बाद आप आए और कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इनके पैटर्न के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपने संविधान की बात की, आपने जीएसटी की बात की, इतनी सारी जानकारियाँ आपने कैसे सीखी? क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला कि आपने स्कूल में भी तालीम नहीं हासिल की है। ऐसा है कि मैं एक लंबे समय से आंदोलनों में हूँ और मैं आप जैसे तमाम जिंदा दिल पत्रकारों के साथ, छात्र संगठनों के साथ, जैसे एफ आई है, AISF है या NSUI है, और मजदूर किसान संगठनों के साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, सोशल एक्टिविस्ट के साथ और वकीलों के साथ और तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ मेरा जीवन का एक बहुत अच्छा समय गुजरा है। और मुझे इस दुनिया को समझने की जिज्ञासा थी और मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा कुछ सीखूँ जो मैं अपनी बुराइयों को अपने जीवन से दूर कर सकूँ। और लगातार आंदोलनों से जुड़े रहने के कारण ये सब चीज़ें मुझे ये कोई समझ नहीं है। मतलब हर इंसान से जुड़ी हुई कुछ लोग कह पाते हैं और कुछ नहीं कह पाते, हिचक जाते हैं, डर जाते हैं। कि जैसे कि आंदोलन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आंदोलन से जुड़ेंगे लगातार तो ज़माने की नज़र में सबसे पहले आप पागल कहलाएंगे। मैं पागलपन की हद से गुजर गया था। लेकिन ये एक शुरुआत जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बहुत वक्त से आंदोलन से जुड़े, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि एक मजदूर के लिए तो अपनी रोजी रोटी कमाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो एक दिन भी मजदूरी पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं आएगा, शाम का खाना नहीं मिल पाएगा। तो आपका वो जो पूरा टाइम था, कैसे आपने बिताया है और कैसे शुरुआत हुई आंदोलन में जाने की? बाजी ऐसे हुआ कि एक NGO के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पे 2009-10 के आसपास हमें लेके गए और मैं गाड़ी साफ़ करता था, धोता होता था, 5,000 रुपये मिलते थे। और 2011 का समय आया तो देश में 3 घटनाएं उसके आसपास घटी। एक तो निर्भया था, एक पॉन्टी और हरदीप चड्डा शूट आउट था और एक अन्ना आंदोलन। मुझे इन तीनों चीज़ों ने बड़ा प्रभावित किया क्योंकि जहाँ मैं ड्यूटी करता था उसके सामने ही रंगपुरी पहाड़ी की वारदात वो थी और रजौकरी में शूट आउट हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल कोने में। तो ये सब चीज़ें मुझे बड़ा प्रभावित कर रही थी और देश के अखबारों में ये लूट खसोट की डेली की जो खबरें थी ये भी सुनने को मिलती थी। तो यार क्या कैसी दुनिया है। फिर अन्ना आंदोलन से जुड़ गया और घर ना जाके सीधे अन्ना आंदोलन में जाता था। उसकी कई और भी वजह थी कि मैं नई उम्र का बच्चा था, ज़्यादा ज़िंदगी में विचारों को समझता नहीं था। तो छात्रों के साथ नारे लगाता था कि अलग अलग नारे लगते थे और मीडिया के लिए लोगों का रुझान कोई गलत नहीं था। उस टाइम मीडिया से लोग रूबरू होना चाहते थे, प्यार करते थे। लेकिन 2014 के बाद आपको ये चीज़ साफ दिखने लगी, किसी भी नागरिक धरने प्रदर्शन में या जन आंदोलनों में मीडिया का बाइकआउट होता है और बहुत बड़ी तरीके से नफरत की जाती है। ये चीज़ें दिखती है कि किस तरीके से मीडिया का एक धड़ा लोगों के विश्वास को कैसे खोते जा रहा है। आपका एक और बयान बहुत वायरल हुआ और जिसने मुझे लगता है कि हर शख्स के रोंगटे खड़े किए कि 2 वक्त की रोटी खा लेना ही काफ़ी नहीं होता, ये देश की तरक्की नहीं है। कैसी होती है देश की तरक्की? देखिए दीदी, आप यहाँ एंकर हैं, आप एंकर हैं और जब आप एंकर हुए तो आपको कुछ पैसे मिलने लगे, यानी आर्थिक सपोर्ट परिवार को मिलने लगा। उस पैसे से परिवार के जीवन में बदलाव दिखता है। देश की दुनिया विश्व के पटल पे दौड़ती अर्थव्यवस्था है भारत, लेकिन इस दौड़ती अर्थव्यवस्था का लाभ कुछ ही लोगों को मिल रहा है। देश की बड़ी आबादी उस लाभ से वंचित है। मेरा कहने का सीधा सारा सरल अर्थ यह है कि जब देश तरक्की करे तो लोगों के जीवन में भी वो बदलाव नज़र आना चाहिए। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि अदम गोंडवी जी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे। कमीशन तो दो, हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजारों में चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। समझ रहे? बातों को समझिए। हम चाहते हैं, जैसे अब हम चाहते हैं कि किसी की सपने और उम्मीद ना मरे। जब हम ये देखते हैं कि 93,000 से ज़्यादा देश में सरकारी स्कूल बंद हो गए, शिक्षा का निजीकरण अमीरी और गरीबी की खाई को पहले ही बढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों में देश की मेहनत का आबादी का ही बच्चा पढ़ने जाता है और जब खबर आती है कि वो बंद हो गया तो किसी के सपने मर रहे हैं, किसी की उम्मीद मर रही है। एक तो मजदूर होता है, एक गुलाम होता है। मजदूर के अधिकार होते हैं, गुलाम के नहीं। भारत के श्रमिक गुलाम हो रहे हैं क्योंकि उनके कोई अधिकार नहीं। उन्हीं की बातों को दोहराता हूँ। पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, सामान्य न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग श्रमिक कानून है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैं उस वर्ग से आता हूँ। मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ शोषण ना हो, करप्शन ना हो, नशा ना हो। ये तीनों चीज़ भारत को कमज़ोर कर रही है। कई बड़े नेता अब आपसे राब्ता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त आप ट्रेंड कर रहे हैं।
क्या मुलाकात हुई राहुल गांधी से, क्या बातचीत हुई, क्या दर्द आपने साझा किया? देखिए, राहुल गांधी जब मेरे पास आए तो मैंने इस नज़रिए से बात नहीं की है कि राहुल गांधी मेरे सामने आए। मैंने इस नज़रिए से बात करी कि देश के नेता प्रतिपक्ष आए हैं, देश के बड़े नेता आए हैं, आज नहीं तो कल सत्ता में होंगे। और मैंने उनसे कहा, सर आप इस देश की बड़ी आबादी के दर्द को समझना चाहते हैं, रात को 2 बजे एम्स जाते हैं, निर्धन गरीब मरीजों से मिलते हैं, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग फील्ड में जाके मजदूरों से मिलते हैं, राजमिस्त्रियों से मिलते हैं, कूली ड्राइवरों से मिलते हैं, मोची मैशनों से मिलते हैं। तो सर आपसे उम्मीद करती है देश की बड़ी आबादी जो बहुत संख्यक है, धार्मिक नज़रिए से नहीं, जातीय नज़रिए से नहीं, जो आर्थिक नज़रिए से देखिएगा, जो पिछड़ापन है वो बहुत संख्यक है इस देश का, समझ रहे हैं। तो वो मैंने कहा वो बड़ी आबादी सर आपसे उम्मीद रखती है, जब आप आएंगे तो इस तरीके के कानून बनाएंगे कि किसी भी गरीब का हक, उसकी मेहनत ना मारी जाए। कानून बनाने से मसले हल नहीं होते, जो ज़मीन पर दिखना चाहिए। अगर दिल्ली की स्केल 18,000 है तो किसी महिला को 8,000 नहीं मिलने चाहिए, 6,000 नहीं मिलने चाहिए। किस तरीके का आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक शोषण है, ये गुनाह है, एक पाप है। इंसान की ज़िंदगी का, कहते हैं आप उसकी मेहनत का वाजिब पैसा उसे दे दीजिए, वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर पाएगा। अब उसका हक भी नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब यही था कि आज नहीं तो कल आप सत्ता में आएंगे और आप ये सब करिएगा। तो उन्होंने कहा ये लड़ाई बहुत मुश्किल और लंबी है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कुछ भी इंसान के लिए कोई नामुमकिन नहीं है सर, नीति और निर्माता आप ही लोग हैं। तो उन्होंने कहा उन लोगों को भी आना चाहिए जो इस चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो मैंने कहा सर वो मजदूर वर्ग से आते हैं, वो एक दिन काम नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा, क्योंकि मैं उसी घर परिवार से मैं भी आता हूँ। लेकिन मैंने उस रास्ते को चुना है। और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मदद भी कर रहे हैं। हाँ, मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आगे हैं, लेकिन मैंने किसी भी तरीके से सभी लोगों का प्यार चाहता हूँ, मैं सभी लोगों का साथ चाहता हूँ मैं, लेकिन किसी तरीके का ऐसा नज़रिया नहीं रखता। इमरान प्रतापगढ़ी भाई से मिला, वो मेरी कौम के रहनुमा में हैं और इस देश की दूसरी बड़ी अक्सरियत के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा में। तो उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए और कहा, मैं नहीं ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि देख अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह आपको पास मालो दौलत है तो दावतें करो, लोगों की मदद करो, और तुझे नहीं दे रहा अब्बू अम्मी को दे दियो। तो इमरान प्रतापगढ़ी भाई ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे। और मेरी विंग कमांडर हैं अनुपमा जोशी, उन्होंने भी मुझे, बहुत सारे हज़ारों लोग हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो मेरे करीब हैं, मुझसे डेली बात करते हैं, आप क्या कर रहे हो आज, कैसे हो, और किसी भी तरीके से। और उन्होंने भारतीय सेना में बहुत काम किया और महिलाओं के अधिकारों को लेके लड़ाई लड़ी और जजमेंट 2010 दिल्ली हाई कोर्ट से जीती हैं। और 1993-92 का पहले बैच में थी हूँ। परिवार का क्या कहना है? क्योंकि परिवार से मुझे लगता है जिस तरह के आपका बेबाकी है, आपका जज्बा है, परिवार ज़रूर बहुत इंस्पायर्ड रहता होगा। इस टाइम परिवार का क्या रिएक्शन है? मैं जिस माहौल से आता हूँ, आपको पता है, धन्य प्रदर्शन एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ अभी आप एंकर हैं और छोड़ के धन्य प्रदर्शन में चले जाएंगे तो आपके यही साथी कहने लगेंगे बड़ी पागल है, दिमाग खिसक गया है। धन्य प्रदर्शनों की जगह ऐसी है। तो रोका कभी परिवार ने? परिवार ने नहीं बोला है, आस पड़ोस के माहौल का ये रिएक्शन। और परिवार इस बात से खुश हो जाता कि मैं धरने में जाता था तो जिस तरीके से कैमरे पे या पत्रकारों के माध्यम से उनको वीडियो जाती थी, हाँ ठीक है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े बड़े सपनों को जन्म देती है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और एक दिन दुनिया में कौन अमर रहने आया है, मैं चाहूँगा कि खुदा हमें एक दूसरे से कभी ना बिछड़े। माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, शादी मैंने करी नहीं और मेरा नज़रिया शादी की तरफ नहीं है, बहुत सी बातें हैं। और हाँ, 2014 के बाद जैसे भारत में राजनीति ने करवट ली, और जिस तरीके से करवट ली, और एकदम से मुझे लगा, मेरी चढ़ती जवानी भी थी और मुझे लगा ये क्या हुआ, अरे ये किस तरीके की सियासत है। फिर 19 ये सब चीज़ें होने लगी। फिर अलग अलग तरह की खबरें आने लगी, लोगों से नफरत करने लगे धर्म और जाति को लेके। ये चीज़ें हिट कर रही थी, हम चढ़ती जवानी में परेशान हो रहे थे, भाई कैसा हो गया, ये क्या हो गया। हम तो अन्ना आंदोलन में गए थे, इस तरीके के भारत के लिए तो नहीं गए थे, ये क्या हो गया। लोग टीवी पे ज़्यादा यकीन करते थे, फिर टीवी का रवैया भी बदल गया। छोटी छोटी बातें जो आदमी आपस में भी नहीं कर सकता, उसे देश के सामने की गई। मज़दूरों का दर्द महसूस कर सकती हूँ मैं आपके साथ बात करने के बाद, और जो तमाम वीडियोस देखी, पिछली कुछ वीडियोस नहीं और पुरानी वीडियोस भी आपकी वायरल हो रही है, सिस्टम के सताए हुए हैं। कौन सी ऐसी परेशानियां देखी हैं, क्या दर्द आपने महसूस किया है? मैं कहता हूं कि मैं क्यों देखूं, आप ऐसे थोड़ी ना चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप जाइए ज़मीन पे देखिए कि महिलाओं को 6,000 क्यों मिल रहे हैं, दिल्ली में 8,000 क्यों मिल रहे हैं, स्केल तो 18,000 के, कितना बड़ा अंतर है।
यही तो नेता आके कहते हैं हम आपके जीवन को बेहतर कर देंगे, सब कुछ अच्छा कर देंगे। जब हम सवाल करें तो कहो कि दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की बी टीम है, एंटी नेशनल है। क्या कहा जा सकता है, समझने की का फेर है बस। हमारी मांगे गलत नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो मजदूरी इस देश के लिए अपनी हड्डी मांस पैसियाँ सब लगा दे रहा है, उसको उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए कहता हूँ कि तुम मिल मालिक के कुत्ते भी चरबीले हैं, लेकिन मेरे देश के मजदूरों के चेहरे पीले हैं। इस व्यवस्था में फैले अंधेरे को हटाना है, उनकी मेहनत का पैसा उन्हें दिलाना है। बहुत मजदूरों को आपसे उम्मीदें हो गई हैं आप? और मुझसे क्या उम्मीद होंगी। हम सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार सड़कों पे रहा हूँ। सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए। आदम गोंडवी कहते थे ना कि हिंदू मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अगर गलती बाबर ने करी तो जुम्मन का घर क्यों जले। इस नाजुक दो टाइम पे जज्बात को मत छेड़िए। इस तरह की राजनीति सत्ता हित में ठीक है, देश हित में नहीं है। इतनी समझ कहाँ से आई? क्योंकि एक होता है कि एक सिस्टम होता है, आप तालीम से सीखते हैं, आप स्कूल नहीं गए, आपके आसपास के लोग ज़्यादातर काम में मशगूल हैं, तो ये समझ कहाँ से आई पॉलिटिक्स की? कहाँ से आपने सीखा, कैसे वो इंटरेस्ट आपका जगा? मैं बताया कि मैं चढ़ती जवानी में वो 3 जो घटनाएं घटी थी, उसके बाद उसका प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ा और मैं आंदोलनों से लगातार जुड़ गया। फिर जिस तरीके से मेरे सामने जो आंदोलन आते रहे, मैं काम धंधों को छोड़ के उन आंदोलनों में जाने लगा। और CNRC आंदोलन में इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्षरत रोड पे थी। आपने देखा, देश ने देखा जिस तरीके से सरकार ने उस आवाज़ को दबाने कुचलने की कोशिश करी, और वो गांधीवादी तरीके से पूरे देश में हर जगह बैठे, कहीं हिंसा नहीं हुई। और जहाँ हिंसा हुई है वो वक्त बता देगा कि उस हिंसा के दोषी कौन है। प्रियम्बल को कैसे समझा? वो वर्ड्स जो थे वो मेरे जहन में बार बार आते हैं, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, वो ज़रूर आप बताएं। देखिए, किसी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से सबको सम्मान दे। इंसान का पहला इंसान से फर्ज है कि कुछ ना दे सके तो यार सम्मान तो दे ही दे। प्यार से बोले भैया कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ या आ जाओ या चले जाओ, थोड़ी सी ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो कहने का मतलब ये था जिस तरीके से पुलिस ने और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार जी आए और उन्होंने पुलिस, देखिए मुझे जानता हूँ दरोगागिरी नरमी से, दुकानदारी नरमी से और दरोगागिरी गर्मी से चलती है। अगर पुलिस अपनी अकड़ में ना रहे तो पुलिस माने कौन? तो वो तो अपने, लेकिन वो एक संवैधानिक दायित्व में बने हुई एक संस्था है जिसका काम इस देश की अंदरूनी सुरक्षा को बेहतर करना है, दमन करना नहीं, लोगों की आवाज़ दबाना नहीं है, सरकारें के इशारों पे काम करना नहीं है। सरकारें तो आती जाती हैं निरपक्ष हो गए। इनसे पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो थे उन्होंने इस तरीके से नहीं किया था। उन्होंने नहीं किया था। एक जगह मैंने सुना कि किसी ने आपसे पूछा कि PM मोदी से मिलेंगे तो क्या कहेंगे, तो आपने कहा PM से नहीं मिलना चाहूँगा, मैं पहले होम मिनिस्टर से मिलना चाहूँगा। तो उसके पीछे की क्या वजह है? उसके पीछे की वजह यह है कि मैं जब देखता हूँ नशा एक नेशनल मुद्दा है, और जब गरीब के घर में जब नशा जाता है ना तो सब कुछ तबाह हो जाता है। एक तो पहले से कुछ नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा नशा घर में आ गया, फिर वो व्यक्ति नहीं पूरा परिवार मरता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं होम मिनिस्टर से मिलूंगा, अमित शाह जी से, और कहूँगा कि आपकी पुलिस बड़ी लापरवाह है। और मैंने इस देश के एक बड़े पत्रकार को कहा था ये बात, और उनसे कहा था कि आप और मैं नहीं जाएंगे, एक बच्चे को भेज देंगे, उस बच्चे को वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन पुलिस वाले को बेचने वाला नहीं मिल रहा। तो कितना सिस्टम लापरवाह है। हम क्यों ना, हम एक खूबसूरत देश कैसा देखना चाहते हैं, ऐसे देखना चाहते हैं। आप ही तो राम राज्य की बात करते हैं, आप ही तो कहते हैं कि एक साफ सुथरे समाज के धार्मिक समाज की स्थापना करेंगे। किस तरीके से? तो ये तो सारी चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, चारों तरफ बुराइयां फैली हुई है। तो बात को छोड़िए, अभी बेहतर कर देते हैं। आपका एक इशारा पुलिस, आपने एक बार कहा कि घुसपैठियों को ढूंढ लीजिए, और दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, सारी क्राइम ब्रांच अलग अलग स्टेटों की अलग अलग जगह जाके मजदूरों को परेशान करने लग गई। एक गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार कह दीजिए मुझे एक भी जगह भाई नशा वशा नहीं दिखना चाहिए, इससे गरीब बच्चा और देश की मेहनत का आबादी और मिडिल क्लास के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं और देश का नुकसान हो रहा है। खाली स्लोगन पे पैसे खर्चे करिएगा। वो दिल्ली पुलिस के स्लोगन की चौकी पे लिखा रहता है आइए नशा मुक्त भारत बनाए, उसके बगल में नशा बिकता है। तो ऐसे स्लोगनों से क्या फ़ायदा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ शोषण, करप्शन और नशा मुक्त भारत बनाएंगे। इन 3 शब्दों को मैंने चुना है। लेकिन कैसे बनेगा ये? इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था लाएंगे, एक बेहतर व्यवस्था लाएंगे जो
लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है और वो सरकार जनता के हितों में काम करती है। एक ऐसी सरकार लाएंगे जो जनता के हितों में काम करे। सरकार तो कहती है कि वो तो जनता के हित में काम कर रही है। सरकार स्लोगन लाती है कि नशा मुक्त भारत बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि आइए मेरे साथ, मैं ले चलूँ आपको उन गलियों तक। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, और लोगों से कहता हूँ चलिए आप दिखाते हैं, उस भारत को दिखाते हैं जहाँ नशा है, शोषण है, गरीबी है, बेबसी है, निराशा है, खुदकुशी है, परेशानी है। आइए। 1,70,746 मौतें हुई हैं 2024 में। प्रतिदिन 467, हर मिनट 3 खुदकुशी के ये मामले थे। NCRB का डाटा है। और इनमें 31% नंबर दिहाड़ी मजदूर के थे। वजह एक थी घर में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव। कैसे इग्नोर कर देंगे? आप ही तो महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। आपकी कमीज का हजूर बटन भी गिर जाए तो मिल जाता है। 13,13,000 महिलाएं गायब हो गई हैं 19, 20, 21 में। हम सवाल पूछेंगे आपसे, भाग नहीं सकते। एक छोटे देश की आबादी गायब हो गई है, जिंदा आदमी गायब हो गए हैं। ये महिला थी जिनकी उम्र 18 साल के आसपास थी, 10 लाख की संख्या में वो थी और बड़ी संख्या में नाबालिग थी। 13,13,000 महिलाएं। तो किससे सवाल करेंगे? अरे उसी से सवाल करेंगे ना जिसकी ये जिम्मेदारी है कि सबके जीवन में सब कुछ बेहतर रहे। कितना बड़ा नंबर है ये कि आप ही तो महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं। ये महिलाएं गई कहाँ? कौन देगा इसका जवाब उस परिवार को, इस देश को? क्या लगता है आपको कि जैसे अगर सरकार की हम बात करें, नहीं आप कह रही हैं कि सरकार, आप दीदी बाजी आप कह रही हैं कि सरकार कह रही है सब ठीक चल रहा है, तो ये आंकड़े भी तो सरकार से संचालित, गृह मंत्रालय से संचालित NCRB के हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के हैं। ये मेरे आंकड़े थोड़ी ना हैं, ये आंकड़े भी तो भारत सरकार के हैं। 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। तो मैं उस आबादी से आता हूँ और आप जैसे लोग जब मुझे मंच देते हैं तो मैं यहाँ गाने सुनाने नहीं आया हूँ, मैं उनकी पीड़ा लेके आया हूँ। मुझे पता है देश में आजकल बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अभी स्पेस बाकी है। आपको कविताओं का बहुत शौक है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं कविताओं के बारे में इस तरीके से बताऊं कि मैं अहमद फराज साहब की कविता बहुत अच्छी हैं, बहुत समझने लायक है। वो कहते हैं कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, कि काफिर हूँ सरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। ए एहतराम, ए हजरत, ए इंसान, मेरा दीन बेदीन हो गया हूँ, मैं सभी दीनों को मानने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, अब हद से बढ़ रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं ठीक सोचता हूँ या कोई हद है मेरे लिए, मैं साफ देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, ये जुल्म है कि जुल्म को कहता साफ जुल्म, क्या जुल्म है, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा प्यार, साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए, क्यों मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लेकिन ये याद कैसे किया आपने? क्योंकि पूरा दिन आपका काम में निकल जाता होगा, ये वक्त कब आप निकालते हैं? कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप इन कविताओं को बहुत सारी रचनाएं, कविताएं मेरे दिमाग में रहती हैं, कुछ उड़ जाती हैं, कुछ रह जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया है कि दृक हो तो दृश्य आकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जंग छर असर नसर मनुष्य सुरजीत अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सिंधु मध, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु में सतकोटि जिष्णु जलपति दिनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि धनुर्धर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाहा दुर्योधन बांधिने। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइन है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आया हाँ दुर्योधन, सबको साध सकता है, सबको बांध सकता है, तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, साध और बांध। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इरफान। और हम यही चाहेंगे कि आपकी ये जो बेबाकी है, ये जो जज्बा है, वो इसी तरह बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।